नमस्कार, द इंडियन डायरीज के इस नए पन्ने पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज जो पन्ना खोलने में जा रहा हूं वो है बिहार के चुनावों के मद्देनज़र। जगह थी पटना का गांधी मैदान और मंच पर जुटे थे इंडी गठबंधन के लोग। मौका था वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ मुसलमानों की एक रैली और मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो बिहार में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। सामने मुसलमानों की भीड़ ने तालियां बजाईं। तेजस्वी ने कहा यह देश किसी के बाप का नहीं है। मुसलमानों ने और जोर से तालियां बजाईं। तेजस्वी ने कहा अब बीजेपी सत्ता से जाने वाली है, तो मुसलमानों ने झूम कर बहुत जोर से तालियां बजाईं। और उसके बाद जब रैली खत्म हुई तो सब अपने अपने घर चले गए, ये सोचकर कि अब तो बीजेपी जा ही रही है बिहार से। अब इस तरह के बयान विपक्ष के कई नेता देते हैं, आपको पता है, और उसकी दो वजहें होती हैं। या तो नेता कम पढ़ा लिखा है और उसे ये पता नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा पास किसी भी कानून को पूरे देश में लागू होने से रोका नहीं जा सकता, या फिर वो बहुत शातिर है और सामने खड़े जनसमूह को बेवकूफ़ बना रहा है। अब भीड़ खड़ी है, आपकी जय जयकार कर रही है, तो उसे भाषण के अंत तक कायम रखने के लिए आपको लंतरानी बतियाना पड़ता है। हमारे इलाहाबाद में ये शब्द बहुत चलता है, लंतरानी। लंतरानी का मतलब है बेसिर पैर की बातें जिनका कोई आधार ना हो। तो लालू पुत्र यही कर रहे थे उस दिन गांधी मैदान में। कोई कानून लागू न हो पाए इसके लिए मित्रों सिर्फ तीन ही रास्ते हैं। एक तो ये कि संसद में उसे वोटिंग से गिरा दिया जाए, जब पास होने के लिए आए रखा जाए प्रस्ताव तो उसे गिरा दिया जाए। ये रास्ता तो खत्म हो गया है क्योंकि ये कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट का है, वहाँ अभी सुनवाई चल रही है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते क्या फैसला हो। तीसरा रास्ता है कि लोकसभा का चुनाव हो और आप भारी बहुमत से पिछले सदन में पास कानून रद्द करवा दें। अब इसके लिए तो तेजस्वी और उनके साथियों को 3.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो भी ये तय नहीं है कि क्या हो अगले चुनाव में, क्योंकि जिस तरह की लहर चल रही है। तो जब तेजस्वी ये कह रहे थे कि केंद्र का कानून वो बिहार में पास नहीं होने देंगे या कूड़ेदान में फेंक देंगे, तब क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे थे, ये मेरा सवाल है। और बात करते हैं संविधान बचाने की। क्या संविधान सिर्फ एक तरीके से बचाया जा सकता है मित्रों? कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी सी लाल किताब अपनी शर्ट की जेब में रखकर? गांधी मैदान में उस कांग्रेस के सलमान खुर्शीद के साथ मंच शेयर कर रहे थे तेजस्वी यादव और संविधान बचाने की बात कर रहे थे, जिस कांग्रेस ने 1975 में संविधान की ऐसी तैसी कर दी थी। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का सबसे भद्दा मजाक संविधान के साथ उसी कांग्रेस ने किया था। उसी के खिलाफ लड़ाई में तेजस्वी के पिता लालू जेल गए थे, मीसा में। तो इस गठबंधन में इतने विरोधाभास हैं कि इसके भविष्य पर सवाल खड़े होने स्वाभाविक है। मेरी राय में तेजस्वी यादव को डर है कि मुसलमान और पिछड़ों के वोटों का एक ठीक ठाक शेयर प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी ले जाएगी। उससे क्या होगा कि मुस्लिम वोट और पिछड़े वोट, पिछड़ों के वोट बंट जाएंगे, जिससे कि फायदा बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को हो सकता है। इंडी गठबंधन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है इसका।
शायद इसीलिए वो ऐसे वादे कर रहे हैं जिससे बिहार का 16% मुसलमान खुश हो जाए और वोटिंग के समय बट ना पाए। तो मंच से जो भी बोला गया, उसकी प्रतिक्रिया भी आई। केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो कभी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जिस वक्त के बहाने अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, उसकी संपत्ति पर सबसे बड़ा कब्जा तो उनकी पार्टी के ही लोगों का है। ये लीजिए, अब जवाब दीजिए तेजस्वी जी। उन्होंने कहा कब्रिस्तानों और वक्फ की ज़मीनों पर 90% कब्जा करने वाले उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। अब ये आरोप जिन जीतन राम मांझी का है, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी केंद्र में मंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वे गांधी मैदान की उस भीड़ की वजह जानते हैं और मंच पर बैठे नेताओं की मंशा भी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह गठबंधन नमाजवादियों का है, समाजवादियों का नहीं। मुझे याद आया अमर सिंह मुलायम सिंह यादव से जब नाराज हो गए थे तो इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे। खैर, मामला कुल मिलाकर यह है कि बिहार चुनाव से 4 महीने पहले ही मुसलमानों की रैली करवाकर उसे संबोधित कर तेजस्वी ये संदेश बहुत साफ दे रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों के वोटों पर उनका ही कब्जा है और बना रहेगा। ये सिर्फ संदेश दे रहे हैं, मैसेजिंग। ये मैसेजिंग जेडीयू और कांग्रेस को बहुत साफ साफ सुनाई भी दे रहा होगा। इस भीड़ का शोर सलमान खुर्शीद के कानों में भी बहुत दिनों तक सुनाई देता रहेगा, क्योंकि जब सीटों की भी बात करेंगे, जब विधानसभा चुनावों को लेकर सीटों की भी बात होगी, तो कांग्रेस को तेजस्वी से ही करनी होगी बात। इतनी भीड़ का कोलाहल देखकर कांग्रेसी कैसे मांगेंगे ज़्यादा सीटें, ये एक बड़ा सवाल है। अब पिछली बार तो 70 सीटों पर लड़के 19 सीटें ही मिली थी कांग्रेस को, आपको पता है। और आरजेडी ने साफ साफ कहा था कि आपका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है। इसलिए इस बार सलमान खुर्शीद के कानों में गूंज रहा गांधी मैदान का मुसलमानों का कोलाहल कितनी सीटें कम कराएगा, सिर्फ तेजस्वी ही जानते हैं। बाकी बात रही वक्फ कानून को बिहार में कूड़ादान में फेंकने की बात, तो जैसा मैंने बताया, कोई भी कानून संसद से पास हुआ तो उसे मानना तो पड़ेगा ही। बाकी सब लफाजी है, क्योंकि शरीयत के हिसाब से देश हमारे यहाँ तो नहीं चलता, और ये मंच से बात कही गई। और गांधी मैदान में के मंच से शरिया के मुताबिक देश चलाने की बात करने का मतलब बीजेपी को हमला करने का एक और मौका देना। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने बाद में कहा भी कि इंडी गठबंधन देश को शरिया के सहारे चलाने की तैयारी कर रहा। लीजिए, एक हथियार मिल गया उनको। इस रैली का फ़ायदा भी अगर किसी को सीधा मिलना था तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तेजस्वी यादव। शुरू से ही उनकी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलते आए हैं, और चुनाव से पहले इस तरह की मुसलमानों की भीड़ मिल जाए तो वक्त के बहाने आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिलता है। ये मैसेज भी दिया जाता है कि हम चुनावी मैदान में आ गए हैं, अब तुम सब फिक्र ना करो, हम तुम्हारे रहनुमा हैं। वैसे भी बिहार में यादव मुस्लिम वोटों पर आरजेडी का आधिपत्य है, ऐसा कहा जाता है। भगवान जानता है कि इस चुनाव के समय क्या होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी भी यहाँ खड़ी होगी, और ठीक ठाक वोट तो काट सकते ही हैं वो लोग, उससे इनको नुकसान होगा। ये यही नहीं चाहते। राजनीति के जानकारों के मुताबिक मित्रों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा कमज़ोर प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का, तो उसके बाद ये एक बड़ा मौका है जिससे वो संगठन को पुनर्गठित कर राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। इसके लिए उसने 58 पर्यवेक्षकों की एक टीम भी बना दी है और बिहार के लिए बनाई है, और ये तैनाती कांग्रेस की एक संगठित रणनीति का हिस्सा है। अब कांग्रेस के सामने अपना संगठन मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती है मित्रों। कांग्रेस ने इसीलिए इस बार एक मिशन का प्लान किया है, मिशन 45। अब आप पूछेंगे मिशन 45 क्या भला है? असल में कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी, जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थी जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। अब 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अधिक सीटों की डिमांड पर अड़ गया। हाँ ना का दौर अंतिम वक्त तक चलता रहा और बात बनी तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग के बाद। लालू यादव की पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस को 70 सीटें देने पर हामी भर दी, जो 2015 चुनाव के मुकाबले 29 ज़्यादा थी। लेकिन इसमें भी राज था, खेल था। सीटों की संख्या में कांग्रेस की चल गई, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सीटों का आवंटन शुरू हुआ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ यहीं पर खेल हो गया। कांग्रेस को जो सीटें दी गई थीं उनमें से 45 ऐसी सीटें थीं जहां पार्टी पिछले 4 चुनाव से जीत नहीं पाई थी। 4 चुनाव से 70 में से 67 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड किया था। अब लीजिए, तो आरजेडी ने कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड मान तो ली थी, लेकिन ऐसी सीटें दे दी थी जहां एनडीए का असर ज़्यादा था। इससे सीट शेयरिंग में कांग्रेस भले ही आरजेडी के बाद दूसरे सबसे बड़े घटक का टैग हासिल करने में सफल रही हो, नतीजे आए तो पार्टी विलेन बन गई। आरजेडी ने सीधे कह दिया आपकी वजह से हुआ है, आपका प्रदर्शन खराब है। और देखिए, इसके उलट लेफ्ट पार्टियां जो थी वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और उन्हें 16 सीटें मिली, लगभग 50 से ज़्यादा फीसदी। कांग्रेस के नेता भी एक्चुअली जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहेगी। तो लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी भी दांव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट गई है। इसी के लिए प्लान 45 बनाया गया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर अधिक जोर लगाने से ज़्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पार्टी की ज़मीन अपेक्षाकृत मजबूत है और जीत की संभावनाएं बन सकती हैं। एक और मुश्किल है इंडी गठबंधन के लिए। ओवैसी की पार्टी भी अलग से उतरी तो मुस्लिम बहुल इलाकों में खेल हो सकता है। इसीलिए गांधी मैदान के जादू को अगले 4 महीने बरकरार रखना चाहेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि एनडीए गठबंधन को कमज़ोर आंकना नहीं चाहेंगे तेजस्वी और राहुल दोनों, क्योंकि इस बार चूके तो 5 और साल इंतज़ार तेजस्वी और उनकी पार्टी, उनके गठबंधन के लिए बहुत निर्णायक साबित होगा। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आज बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।